Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, आतंकवाद, माओवाद या फिर उग्रवाद, हम चाहे इनको अलग अलग नाम दे लें, लेकिन इनके पीछे का काम करने का तरीका एक ही है। अक्सर देखा गया है अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी इसके पीछे होती हैं। वो कुछ लोगों का फायदा उठाकर उनको उन्हीं के देश के विरुद्ध हथियार उठाने पर मजबूर करते हैं, और ऐसे में ये लोग सही और गलत की पहचान भूलकर उनके बिछाए हुए उस जाल में फंस जाते हैं, और इससे वे अपना और दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों, 6 अप्रैल 2010 यानी कि आज ही के दिन अब से 12 साल पहले भारत के दांतेवाड़ा जिले में, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, एक माओवादी हमला हुआ था, जिसमें कि हमारे 76 सीआरपीएफ के जवान और पुलिस के जवान मारे गए थे। वहीं इसमें 8 माओवादियों की भी मौत हो गई थी। भारतीय सुरक्षा बलों पर माओवादियों द्वारा किया गया सबसे घातक हमला था। ना तो माओवादियों द्वारा इस तरीके का यह पहला हमला था और ना ही आखिरी। इसके बाद भी ऐसे हमले होते चले गए। सरकारें इस बात की उम्मीद लगाए बैठी रहीं कि इन लोगों को मुख्य धारा में वापस लाया जाए और आम नागरिकों की तरह अपना जीवन जीने पर मनाया जाए। लेकिन मुझे यह लगता है कि इन लोगों के लिए ये कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं है, बल्कि क्योंकि इससे बहुत सारा पैसा और सपोर्ट इन लोगों को मिलता है, तो ये लोग अपने हिंसा करने के उद्देश्य को आज़ादी की लड़ाई के पीछे छुपकर करते हैं। दोस्तों, आतंकवाद के बारे में मैंने और भी पहले काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन माओवादियों के बारे में ये मेरा पहला वीडियो है। तो इससे पहले कि मैं आपको और इस हमले के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर ये माओवादी या नक्सलाइट्स होते क्या हैं। भारतीय माओवादियों या नक्सलियों का नाम 1967 में वामपंथियों के नाम पर रखा गया था, जो पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांवों में भारतीय राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करते थे। आंदोलन की बौद्धिक जड़ें माओ त्से तुंग के सिद्धांतों में थीं, जो किसान और मजदूर वर्ग द्वारा शासक वर्ग को सशस्त्र उखाड़ फेंकने को बढ़ावा देते थे। 1970 के दशक तक मूल आंदोलन काफी कमजोर हो गया था, लेकिन यह भारत के सबसे गरीब जिलों में फैलता चला गया। 2 अलग अलग कट्टरपंथी वामपंथी समूह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पीपल्स वॉर पार्टी और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर का विलय सितंबर 2004 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में हुआ। उस समय केंद्र में भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी और चुनाव होने में मात्र 4 महीनों का ही समय बचा था। इसके बाद वाम मोर्चे के साथ कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार के नेतृत्व में यूपीए सरकार की शुरुआत हुई। 2009 में भारतीय आम चुनाव के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए वाम मोर्चा या कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थन के बिना केंद्र में सत्ता में आने में कामयाब रही। उस चुनाव के 1 महीने के भीतर ही भारतीय सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत भाकपा, जिसको कि हम माओवादी भी कह सकते हैं, को एक नामित आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। कुछ महीनों बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि माओवादी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा आंतरिक खतरा है और उनकी गतिविधि पिछले वर्षों में तेज हो गई है। इन माओवादियों के बढ़ते प्रभाव को ही रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, जिससे कि इन माओवादियों के ऊपर अपने अस्तित्व को लेकर एक खतरा पैदा हो गया था। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था 6 अप्रैल 2010 को। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस को मिलाकर करीब 80 सुरक्षा बल 3 दिन के ऑपरेशन से लौट रहे थे, जब नक्सलियों ने पूरी प्लानिंग के साथ जवानों को अपना निशाना बनाया था। नक्सलियों को सीआरपीएफ के काफिले की जानकारी थी। करीब 1000 नक्सली इन इलाकों में छिप गए और आईईडी ब्लास्ट से काफिले को निशाना बनाया। इसके बाद नक्सलियों ने जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों ने इतनी प्लानिंग और तेजी से हमले को अंजाम दिया था कि जवानों को जवाबी कार्रवाई करने का मौका भी नहीं मिला था। घायल जवानों और शहीदों के शवों को वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई थी कि जवानों को अपना निशाना बनाने के बाद नक्सलियों ने उनके हथियार और उनके जूते तक भी कब्जा लिए थे। रिपोर्ट्स में कई खामियां भी सामने आई थी। कहा जाता है कि लौटते समय लैंडमाइन के लिए सड़कों की चेकिंग जैसे कई एसओपी फॉलो नहीं हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि जवानों के पास पर्याप्त हथियार भी नहीं थे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक तब के गृह सचिव रहे जीके पिल्लई ने माना था कि इसमें कई गलतियां हुई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ गलतियां हुई थी और इतनी जानें नहीं जानी चाहिए थी। अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूं तो मुझे शर्म आती है कि किस तरीके से कोई गृह सचिव इस तरीके की बात कर सकता है।
कि इतनी जानें नहीं जानी चाहिए थी। चाहे एक सुरक्षाकर्मी की जान जाए या 10, हमारे लिए वो बराबर ही होनी चाहिए। इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर 1 या 2 सुरक्षाकर्मियों की जान जाती तो सरकार के कान के ऊपर जू भी नहीं रेंगती। दांतेवाड़ा में हुए इस हमले के बाद गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस्तीफे की पेशकश तो की, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस्तीफे की पेशकश करना तो एक अच्छी बात थी, लेकिन उन्हें इस्तीफा दे ही देना चाहिए था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उस दौरान ऐसे आतंकवादी घटनाएं या इस तरह के माओवादी हमले होना आम बात थी। और अगर आप अखबार खोलेंगे या उस वक्त की न्यूज को फॉलो करेंगे तो आए दिन ऐसा सब कुछ होता ही रहता था, जिसमें कि 26/11 के अटैक्स हो, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हो, बनारस बॉम्ब ब्लास्ट हो या इस तरीके के और भी सीरियर बॉम्ब ब्लास्ट हो। ऐसी घटनाएं आम थीं। उस समय सुरक्षा बलों के पास ना ही बेहतर हथियार थे और ना ही बेहतर इक्विपमेंट्स थे। सरकार अपने करप्शन में व्यस्त थी और देश की आंतरिक सुरक्षा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मुझे याद आता है कि उस समय के प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक होने के बजाय एक परिवार के प्रधान सेवक अधिक नजर आते थे। सभी मंत्री जिनके ऊपर देश की सुरक्षा का भार था, वो एक सांसद और परिवार के चापलूस ज्यादा नजर आते थे। नक्सलियों ने पहले सड़क को आईडी से उड़ा दिया और जब गाड़ियां रुकी तो उन्होंने इन गाड़ियों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 1000 नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया था। ज्यादातर जवान उस वक्त एंटी लैंडमाइन व्हीकल में सवार थे। हमला इतना जबरदस्त था कि जिससे जवानों को नुकसान झेलना पड़ा था। मारे गए 76 जवानों में से उत्तर प्रदेश के 42, उत्तराखंड और बिहार के 6, राजस्थान के 4, तमिलनाडु के 3, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के 2 थे। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटका और दिल्ली, असम, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के 1 जवान थे। शहीदों में डिप्टी कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट भी शामिल थे। यह हमला इतना बड़ा था कि उस समय मुठभेड़ स्थल पर रिपोर्टिंग करने गए एक पत्रकार ने ऑन कैमरा ही जमीन से गोलियों के दर्जन भर खांचे हाथ में एकत्रित कर लिए थे। एक स्थानीय चश्मदीद के मुताबिक हमला इतना भयंकर था कि चारों ओर से गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। विस्फोट की आवाज बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और कई घंटे तक ये हमला जारी रहा था। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये माओवादी चाइना के माओ त्से तुंग के नाम पर ही अपने आप को माओवादी कहते हैं और इस तरह के सबूत समय समय पर मिलते रहे हैं, जहां ये देखने को मिला है कि इनको बहुत सारा सपोर्ट चाइना से मिलता है। यह कहना कि केवल चाइना ही इसका जिम्मेदार है तो गलत होगा। हमारे देश में बैठे हुए सो कॉल्ड बुद्धिजीवी और लेफ्ट सिस्टम के जो लोग हैं वो भी उसमें उतने ही शामिल हैं जितना कि चाइना या पाकिस्तान है। और हमारे देश को अंदर से कमजोर करने तथा तोड़ने के इनके जो मंसूबे हैं उसमें ये माओवादी एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारी सरकार को चाहिए कि इनको पूरी ताकत के साथ खत्म करने के प्रयास किए जाएं। सरकार इस तरह के सपने देखती रहती है कि इनको मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। ऐसे में बहुत सारा कीमती समय तो नष्ट हो ही जाता है। वहीं इन माओवादियों को अपनी जड़ें आदिवासी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में जमाने का समय मिल जाता है। और जब यह माओवादी सोच पिछड़े क्षेत्रों से निकलकर स्कूल कॉलेजेस तक पहुंच जाती है तो यह हमारे देश के लिए और ज्यादा खतरा साबित होती है। फिर समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसमें कि हमारे सुरक्षा बल या तो घायल होते रहते हैं या वीर गति को प्राप्त होते रहते हैं। दोस्तों, मेरा मानना तो यह है कि एक लोकतंत्र के अंदर हथियार उठाने की आजादी किसी को भी नहीं दी जा सकती और अगर कोई हथियार उठाता है तो सरकार को उसके खिलाफ किसी भी तरीके का एक्शन लेने का हक है। सरकार को इस इकोसिस्टम के दबाव में नहीं आना चाहिए और बहुत ताकत के साथ ऐसे लोगों से निपटना चाहिए जो कि देश को न सिर्फ कमजोर करने का काम कर रहे हैं बल्कि उसे तोड़ने के मंसूबे सजाए हुए भी बैठे हैं। दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो। आज ही के दिन यानी कि 6 अप्रैल 2010 को दांतेवाड़ा में सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों के ऊपर हुए हमले के बारे में। मुझे बहुत दुख होता है जब देश का कोई भी जवान घायल होता है या वीर गति को प्राप्त होता है, क्योंकि ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए ही देश की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। जहां हम लोग इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वहीं ये लोग अपनी जान देकर इस देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो हमें इनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। वहीं अपनी सरकारों के ऊपर इतना दबाव बनाना चाहिए ताकि आगे भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके, जो कि हम लोग ठीक से नहीं करते हैं। जब ऐसी कोई घटना होती है तो हम लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, लेकिन जैसे ही समय बीतता चला जाता है तो हम इन पुरानी घटनाओं को भूल जाते हैं और अपनी मौज मस्ती में व्यस्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को देखकर इन जवानों के बलिदानों को याद करेंगे और याद रखेंगे भी। मैं कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।